नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस देश में दलितों पर राजनीतिक पार्टियां लगातार अलग अलग तरीके से एक राजनीति करने में जुटी हुई हैं। कभी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपने आप को दलितों का पैरोकार और उनका हितैषी बताती हैं। अब हाल ही में आप देख लीजिए कि कांग्रेस उपवास पर जाती है, लेकिन उपवास उपहास बन के रह जाता है कि ऐसा उपवास जो कि राहुल गांधी 1 बजे शुरू करते हैं और उनकी जो कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो छोले भटूरे खा के उपवास पर चले जाते हैं। बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। दोनों ही पार्टियां अपना अपना दावा करती हैं, लेकिन क्या असल स्थिति है दलितों की वो छुपी नहीं है किसी से भी इस देश में। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में कांग्रेस ने उपवास रखा है, लेकिन इस उपवास की राजनीति पर कांग्रेस खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले तो राहुल गांधी के उपवास स्थल पर 1 बजे पहुंचने को लेकर विवाद शुरू हो गया, तो दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आई जिसमें दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन, हारून यूसुफ और अरविंद सिंह लवली छोले भटूरे खाते हुए देखे जा रहे हैं। तस्वीर आने के बाद अरविंद सिंह लवली ने बड़ी ही अजीब सी सफाई दी है कि उपवास तो 10 बजे से था और यह तस्वीर उपवास के पहले 8 बजे की है। बीजेपी ने कांग्रेस पर उपवास पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस खा पीकर उपवास करती है। कि आदरणीय राहुल गांधी जी आज शायद उन्होंने कहा था कि 10 से 4 बजे तक का धरना रहेगा, 10 से 4 बजे तक वो उपवास करेंगे, मगर जहां तक हमारी खबर है वो 1 बजे पहुंचे। वहां आपके तमाम नेतागण जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है वो ठहाके मारकर छोले भटूरे खा रहे हैं, और जब उनसे पूछा जा रहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं तो कहते हैं तो क्या हो गया, उपवास से पहले हमने छोले भटूरे खाए। बंधुओं, इसीलिए आज सुबह हमने कहा ये उपवास के नाम पर गरीबों के साथ, दलितों के साथ उपहास और भद्दा मजाक राहुल गांधी ने किया। इस उपवास के दौरान राजघाट पर ही राहुल के पहुंचने से पहले कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार के मंच पर पहुंचने के कारण बवाल हो गया। कांग्रेस के इस उपवास के बाद सोशल मीडिया में भी कई लोगों ने उपवास का उपहास उड़ाया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी दलित विरोधी है और कांग्रेस 2019 में बीजेपी को हराएगी। जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, किसानों के खिलाफ इस सरकार की अप्रोच है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं और देश इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में हिंसा फैलाने का काम, घृणा फैलाने का काम करे, और हम इस विचारधारा के खिलाफ यहां खड़े हैं। देश में दलित हमेशा से ही एक बड़ा वोट बैंक रहा है। देश की कुल आबादी में करीब 17% दलित जनसंख्या है और दोनों ही पार्टियां दलित वोट को साधने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ये साबित करता है कि दलित केवल वोट का ही साधन है। दलित उत्थान की मंशा किसी की नहीं दिखाई देती। बीजेपी सांसद भी 12 अप्रैल को कांग्रेस के विरोध में उपवास रखेंगे। जाहिर है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों उपवास के जरिए अपने अपने तरीके से दलितों के हक में खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो जिस तरह से देश में दलितों पर राजनीति हो रही है, और राजनीति भी ऐसी कि राजनीतिक पार्टियां और नेता दलितों पर अपना हितैषी साबित कर रहे हैं कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं। स्थितियां कुछ अलग नजर आती हैं। आंकड़ों पर नजर डालते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। सरकार, ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट किसी जगह से ये आंकड़े दिए गए हैं, तो वो कुछ और स्थिति बयान करते हैं। मेरे साथ इस वक्त पैनल में बीजेपी से दीपक भाकर साहब हैं और दलित समाज के दलित नेता जो दलित समाज के उत्थान में लगे हुए हैं गोपाल डेनवाल साहब हैं। इन दोनों से हम चर्चा करेंगे। साथ में कांग्रेस नेता भी जुड़ेंगे अभी हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं दीपक भाकर साहब से जानना चाहता हूं। डॉक्टर दीपक भाकर, जिस तरह से आंदोलन हुआ दलितों का, ये एक जिस तरह उसमें ये भी कहा गया कि सरकार की नाकामी रही कि उसको समझ नहीं पाई और कई तरह की जो घटनाएं हुई वो सब बात थी। आप कांग्रेस उपवास करती है और उपवास जो है वो उपहास में बदल जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा से कांग्रेस की राजनीति हमेशा से ही तुष्टीकरण की रही है और हमेशा वोट बैंक की राजनीति उन्होंने खेली। इतने सालों के बाद भी सामाजिक समरसता
और जातीय अगर हम सौहार्दपूर्ण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही एक बार ऐसी पार्टी है जिसने कि अपने पिछले 38 सालों में काम किया। और कांग्रेस ने हमेशा यह कोशिश की है कि किस प्रकार से जातीय वैमनस्य बढ़ाया जाए, कैसे दो वर्गों के अंदर वर्ग संघर्ष किया जाए, कैसे विभिन्न समाज और समाज के लोगों के अंदर किस तरह से हम फूट डालने वाली राजनीति करें। तो जब दो विभिन्न प्रकार की राजनीति की बात होती है तो हमेशा कांग्रेस को आप देखा करेंगे हमेशा नेगेटिव चीज में रहती है। और जो कांग्रेस के नए युवराज है, नए नए अध्यक्ष है, उनके अंदर राजनीतिक परिपक्वता की तो कमी है, जो दिख ही रहा है। आज आप देखिए सुबह से एक उपवास तो छोड़िए, आप उपहास बन चुका है। आप देखिए पहले छोले भटूरे का नाश्ता होता है दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, चाहे वो अजय माकन हो और अरविंदर सिंह लवली और हारून जी हो, और उसके बाद जाके उपवास पे बैठते हैं। प्रदेश की राजधानी की बात करें तो एनएसवाई के लोग हैं, वो पहले ये सोचते हैं कि हम कैसे पहले भरपेट खा लें और उसके बाद जाके उपवास की बात। ये दो तस्वीरें हैं, प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी की, जो इस बात को संकेत करती है कि कांग्रेस ने इस बात को कितना मजाक बना के रखती है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष नवनिर्वाचित हैं, वो अधिवेशन में बात करते हैं तो विश्वेश्वरैया को बोल नहीं पाते, आगे बात करते हैं तो मंदिर में विभिन्न प्रकार के पंडितों की बात करते हैं, कभी जनेऊ बात करते हैं, कभी जाली की टोपी बात करते हैं। तो जो काम आज तक कांग्रेस ने इतने सालों में नहीं किया, वो अब उस तरफ और ज्यादा अक्सर होती जा रही है कि कैसे विभिन्न धर्मों, समाज और जातियों को बांटे, हम अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करें। देखिए आज बात हो रही है सबका साथ सबका विकास की, हम चाहते हैं सब समाज को साथ में लेके चले। कांग्रेस को लग चुका है कि उनके नीचे से राजनीतिक जमीन चली गई है, और उनको इस बात का यकीन ही नहीं है कि उनके नीचे से जमीन हिल गई है। तो अब वो सोचते हैं हम किस प्रकार से अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने की कोशिश करें। तो इस प्रकार के छोटे, आप कह सकते हैं ऊंचे हथकंडे अपनाने की एक असफल कोशिश की जा रही कांग्रेस की। पर मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से राजस्थान और इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि लोग बाग के सामने उनका दोहरा चरित्र उजागर हो गया। लोग समझ गए हैं कि बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, अब हम झांसे में आने वाले नहीं है। ठीक है, मैं जी सीताराम जी से मैं इस पूरे बात का जवाब लूंगा। मेरे साथ सीताराम अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सीताराम जी, आज इस तरह से जब कांग्रेस ने एक उपवास की बात की, राहुल गांधी राजघाट पर पहुंचते हैं और जिस तरह की फोटोज सामने आ रही हैं, और सोशल मीडिया पे भी एक बहुत जबरदस्त एक मजाक का जरिया बन गया ये उपवास, एक उपहास में बदल गया। आखिर इस तरह का जो राजनीति है या दलितों को लुभाने की जहां तक बात है, इस तरह क्यों इस तरह का उपहास बन गया आप लोगों का उपवास? ऐसा है कि उपवास था ये, न कि आमरण अनशन था, जिसके अंदर कि आप कुछ खा ही नहीं सकते, सौगन खा रखी है और ये चीजें नहीं थी। ठीक है, घर से नाश्ता करके गए, ये एक अलग चीज है कि वहां पे 8 बजे पहले उन लोगों ने नाश्ता किया, जैसे उन्होंने दिल्ली वालों ने टीवी पे बताया, मीडिया के ऊपर आ रहा है 8 बजे पहले। 8 बजे हम लोग सारे नाश्ता करके जाते हैं, घर से जाते हैं। अगर हम लोग नवरात्रा भी करते हैं तो एक टाइम खाना खा के जाते हैं, एक टाइम का खाना खाया जाता है। और इसमें अगर उन लोगों ने खाना खाया या उन्होंने नाश्ता कर लिया तो बीजेपी को मिर्च कहां से लग गई? पहले तो प्रॉब्लम ये नहीं आ रही, इनको खुद के घर की तो दिखती नहीं है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, वो ठीक है, सोशल मीडिया पे भी तो जर्नल जो लोग हैं वो भी बड़ा वो करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर देखो, एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया एक ऐसी वहां पे किया इन्होंने, और उसकी भटूरे खाने वालों को लगे, हमें क्यों लगे कि उसकी फोटोएं आई, उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया कि 8 बजे पहले की फोटोएं हैं। 8 बजे पहले की लवली जी ने नवरात्रा में भी अगर हम व्रत करता है कोई व्यक्ति, हम लोग भी एक टाइम खाना खाता है, एक टाइम खाना खाते हैं, तो वो खाना मुझे तो जहां तक याद है सुबह तो 8 बजे नहीं खाते, शाम को रात यहाँ पे उपवास था। मैंने क्या कहा कि अनशन नहीं था, उपवास था, लेकिन सर उपवास था, और घर से भूखे निकलने की बात नहीं हुई थी किसी। एक दिन का अनशन होता भी नहीं है, एक दिन का उपवास ही होता है, उपवास था, ऐसा नहीं है। और इनमें जो उपवास होते हैं, एक नई परंपरा हो गई कि घरों में घुस के वीडियो से एक वो फोटो ले लो। अगर ये उपवास करेंगे तो उसमें भी दिखी जाएगी कि कहां तक कौन सा बुखार है। ये सब चीजें पर्दे के पीछे, कपड़ों के नीचे सारे लगे हैं, सब खा के आते हैं। सुबह उपवास था 8 बजे, मतलब बेवकूफ बनाते हैं जनता को सब। नहीं, जब बेवकूफ वाली बात ही नहीं की मैंने। 8 बजे उपवास था, 8 बजे पहले खा के आए हैं। ये नहीं कि वहां पे धरना स्थल पे बैठ के खाया है, या वहां पे उपवास था कि लोगों को। नहीं, ऐसा है। और रही सवाल सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, सारी चीजें कह रहे हैं, तो हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है सांप्रदायिकता क्या होती है। और इन्होंने तो आज तक देश का बंटवारा जो इन्होंने किया है वो सामने है। दूसरी, अब इनको देश जान गया है या देश इनको जान गया है या देश को ये जान गए हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि 4 साल पहले ये 282 के ऊपर आके खड़े हुए थे, और आज जब 4 साल कंप्लीट हुए हैं तो 271 पे खड़े हुए हैं। हमारे राजस्थान के अंदर देश जान गया, देश क्या पूरा राजस्थान जान गया कि 3 के अंदर 17 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव हुए, 17 के अंदर से एक भी नहीं जीत पाए लोग।
तो देश जान गया इनको, राजस्थान जान गया, इनकी 4 साल के अंदर वर्किंग दिखाई देगी। और आगे और रुक जाओ 6 महीने, नाई बाढ़ कितने जुजमान सामने आए। आज इलेक्शन करवा लें, ठीक है, आज इलेक्शन करवा लें, चाहे एमपी एमएलए के एक साथ करवा लें, चाहे ये जैसे जैसे करवा लें, राजस्थान के अंदर ये चाहे जैसे वे करवा लें, ये आने वाले नहीं है। ठीक है, आपने जो कहा कि भाई जिस तरह से ये तो देखिए राजनीतिक पार्टियों का परिदृश्य इस तरह का होता है, या एक तरह का एक नेचर है कि भाई आरोप प्रत्यारोप लगने हैं। लेकिन डॉक्टर दीपक भाकर जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत ही जरूरी बात, कि भाई दलितों पर निशाना साध कर 2019 की तैयारी की जा रही है। क्योंकि चूंकि ये आंदोलन होता है, उसके बाद कांग्रेस उपवास, जिस तरह से जो उपवास पर गई, और दलितों पर एक माहौल सा बन गया है। दोनों ही पार्टियों के नेता, वरिष्ठ आला नेता आ रहे हैं सामने, और ये जताने की कोशिश है कि हमारी पार्टी दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम करती है। अब देखिए, नहीं, मैं एक परिदृश्य आपको बताता हूं, मैं किसी उसमें नहीं जा रहा कि बीजेपी के समय के शासनकाल में भी दलितों की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं रही है। राजस्थान में दलितों के ऊपर काफी अत्याचार के मामले सामने आए। आपको मैं ये एनसीआरबी के ही आंकड़े बता देता हूं मैं आपको पूरे इसमें, क्योंकि चूंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, और जहां बीजेपी के जहां पे शासन रहा है, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हालत यह है सर कि 2007 से 2017 10 सालों में दलित उत्पीड़न में 66% इजाफा। इस दौरान लगभग देश में करीबन 6 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए, प्रतिदिन के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको ये चीजें। और राजस्थान का भी आपको पता है कई केसेस आए। मध्य प्रदेश का तो सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न का मामला है, 2014 में 3294 मामले थे, 2016 में बढ़कर 4922 हो गए। मेरा कहने का मतलब यह है, जब आपके शासनकाल में भी दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो किस आधार पे आप कहते हैं कि हम दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, जहां तक आप इस दलित की बात कर रहे हैं, 2 तारीख के बाद से जब से ये केस हुआ, आप देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि जो भी ये दंगा हुए, जो भी कुछ हुए, जो 3 राज्यों में सीमित रहा, मान के चलिए यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी घटना हुई है, जो कि एक सोची समझी और सुनियोजित तरीके से किए गए थे। और उनको एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि मैं उनको सलाम करता हूं। अब अनार्किज्म की तरफ कौन बढ़ रहा, बताइए? क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित है? जो जहां भी अगर दंगा हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसको वो कहते हैं कि हाँ हम समर्थन करते हैं, सलाम करते हैं। फिर थोड़े दिन बाद वो आके अभी अगर 10 तारीख को जैसा कि ऐसी बातें आ रही है, तो हो सकता है वो उनका समर्थन करने लगे। देखिए, ये एक छोटी मानसिकता बताता है, एक संकुचित और संकीर्ण सोच का परिचायक है। जो भी पार्टी का अध्यक्ष अगर इस बात की तरफ अगर बताता है कि हम ऐसी चीजों का समर्थन करते हैं, फिर वो उपवास की बात करते हैं, महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं, जैसा कि आपने बताया। और जिस दलित उत्पीड़न की आप बात कर रहे हैं, देखिए पिछले 60 सालों के अंदर अभी भी दलितों के उत्थान के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया, न भूतो न भविष्यति। और लेकिन अभी तक जो आप जिन केसेस की बात करें, एनसीआरबी के जो मैं आपकी सरकारों का बता रहा हूं सर, जी मैं उन्हीं पर, बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश, बिहार में, इस समय इस समाज को वर्षों से जो दलित शोषित समाज रहा है, इनका अभी तक इनकी सुनवाई ही नहीं होती थी। आज जाकर ये व्यक्ति जाते हैं, थाने में जाते हैं, इनके केस रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो यही कारण है कि जो आंकड़े जो एनसीआरबी के आए, उनके अंदर एक आपको पता चला होगा कि आंकड़े बढ़ गए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बढ़ गया तो बढ़ गए। पहले सुनवाई नहीं होती थी, थाने तक ही नहीं पहुंच पाते थे, इनकी बात नहीं होती थी। इनको जिस तरह से दबा कुचला गया पिछले 60 सालों में, तो उसको अंदर इतना बदलाव आया कि आज इनको मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इनके सामाजिक उत्थान की बातें की गई है, इनके लिए सरकार की कई योजना आई है, इनको समाज का एक हिस्सा माना गया, और यह भी माना गया कि हाँ, देश के उत्थान के अंदर भी ये समाज का भी योगदान होना चाहिए। तो यही कारण है कि अगर इनके साथ कहीं अन्याय हुआ है, तो समाज के अंदर, तो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से उनकी सुनवाई होती है, रजिस्ट्रेशन होता है और त्वरित न्याय की कार्रवाई की जाती है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में आते ही दलितों की जो आवाज है वो मुखर हुई, वो सामने आने लगी, और ये वजह है कि जो आंकड़े बढ़े हैं, दबी हुई थी। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है योगेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दलितों के ऊपर दोनों ही ये दावा है कि हम हितैषी हैं दलितों के, हम आवाज उठाते हैं दलितों की। अब 2019 का आम चुनाव सामने है, कुछ राज्यों में चुनाव सामने है, तो क्या ये सब चुनावी राजनीति को देखकर पूरे हथकंडे प्रयास किए जा रहे हैं, या जिस तरह से बीजेपी दावा करती है उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा देखिए, हमारे जो अतिथि हैं कांग्रेस से, बीजेपी से और डेनवाल साहब, तीनों से एक मेरा छोटा सा सवाल होगा कि 20 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, निर्देश दिए, उस वक्त रिएक्ट नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। रामविलास पासवान 23 तारीख को पहली बार प्रकट हुए हैं, 24 तारीख को मिस्टर अठावले सामने आए, और उसके बाद में कि हम इस पे
कोशिश कर रहे हैं, इस पे देख रहे हैं, अच्छे पैनलिस्ट को खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं तो इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था निर्देश कि वॉयलेशन ऑफ लॉ, अगर किसी भी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उसका वॉयलेशन हो रहा है, तो उससे पर विचार करना चाहिए। लेकिन दलित पॉलिटिशियंस के दिमाग में तो एक भ्रांति बैठ गई, कहीं आरक्षण तो खत्म नहीं होगा इसके आड़ में, अगर आज ये होगा तो कल आरक्षण भी खत्म हो सकता है, जिसको मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल ने इस बात को कहने की चेष्टा नहीं की पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कि ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक यूनिटी में खड़ा होना चाहिए दलितों को, एसटी एससी को, अगर आज ये हम स्वीकार कर लेंगे तो कल ऐसा हो जाएगा। ये बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति लग रही थी। हर कोई एक दीवार बन के खड़ा हुआ था, ना कोई पहल करने की कोशिश कर रहा था, ना समझाने की कोई कोशिश कर रहा था कि जिस बात को लेकर के बंद किया जा रहा है, जिस बात को लेकर के हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वो तो बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को किसी ने डीपली पढ़ा ही नहीं हो, चाहे डेनवल साहब हो, चाहे हमारी पार्टियों के दोनों नेता इन्होंने पढ़ा भी हो, तो पार्टी लाइन से ये लोग जुड़े हुए हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है। मैं 100 से ज्यादा जो सीटें हैं, चिंता उसकी है, 17% दलित मतदाता इस देश के अंदर है, उसकी चिंता है। तो मुझे लगता है इस देश के वास्तव में अगर हितैषी हैं तो जो सच है उसको सच कहना चाहिए। और अगर हिंसा हुई है, ये किससे छिपा है? हिंसा का अधिकार किसने दे दिया? वो चाहे स्वर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई और हो, ये अधिकार दे सकते हैं। किसी को खुली छूट नंगा नाच करने की किसी को नहीं। लेकिन आज भी यही कहा जा रहा है दलितों के साथ में गलत हो रहा है। हिंसा कोई भी करने वाला हो, बिल्कुल मुलजिम है इस बात के लिए, कोई भी हो सकता है। 10 तारीख को भी बंद होगा, अगर हिंसक घटनाएं होंगी तो बिल्कुल वो इस बात के लिए दोषी है, उन्हें बंद करना चाहिए। मैं तो कहूंगा जमानत नहीं होनी चाहिए उन लोगों की, बिल्कुल बिल्कुल जो इस बात के दोषी हैं। कोई मत नहीं कर पा रहा इस बात के कहने कि सही को सही, गलत को गलत। इस बात से हम सहमत नहीं। मैं जिस वजह से कि हमारा दलित वोट बैंक कहीं छिटक ना जाए, ठीक, ये तो गजब की बात है। आप तीनों से मेरा सवाल है कि वास्तव में गलत कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जी हाँ, ये तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को देखना चाहिए था कि अगर किसी रूल्स का वायलेशन हो रहा है, इसमें क्या गलत कह दिया कि अगर किसी को बेवजह सिर्फ एट्रोसिटी का मामला लगा करके उसको अंदर ठूस दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकारों को इस बात को लेकर के समीक्षा करनी चाहिए थी, उसकी चेष्टा करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर रहे हैं। लाल बत्ती का मिसयूज हो रहा था, सरकारों को उसको विड्रॉ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ 2016 के अंदर, दिसंबर 2016 के अंदर, आप लोगों की हिम्मत नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि जो सही है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गाइडलाइन दे रहा है तो उसको तो आप लोगों को जस्टिफाई करना चाहिए। मैं ये कह देना कि हम सहमत नहीं है, सिर्फ इस बात के लिए सहमत नहीं है, ये तो गजब की बात है। भाकर साहब आपको जवाब देना चाहिए, सीताराम जी को जवाब देना चाहिए। इसकी व्याख्या गलत तरीके से क्यों की जा रही है निर्देश की? देखिए, एक षड्यंत्र पूर्वक पूरे देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है और कांग्रेस उसका हिस्सा थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। और जिस आपने हमारी सरकार है, हमारी पार्टी ने एक पहले दिन से इस बात के लिए कहा कि आरक्षण की व्यवस्था के साथ कोई पुनर्विचार और कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम तब भी इस बात पे कायम थे, हम आज भी इस काम करें कि उस दलित शोषित वर्ग से जो वर्षों से शोषित है, उसको भी अगर मुख्य धारा में जोड़ना है और हमारे बराबर में लाके खड़ा करना है, तो उसके प्रति हम कटिबद्ध थे, है, आगे भी रहेंगे। पहली बात। आप सही फरमा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने भी बात कही, राजनाथ सिंह जी ने भी बात कही, अमित शाह ने भी बात कही। मैं सहमत हूं कि भाई आरक्षण कोई खत्म नहीं कर रहा, इस बात से सहमत हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे टिप्पणी आपके ही विधि मंत्री की आ रही है कि बिल्कुल सहमत नहीं है, ये बिल्कुल हमारी सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, हमारी सरकार इस बात माफ करेगा, बर्दाश्त नहीं, कि सहमत नहीं है। आप दो बातें क्यों कर रहे हैं? यह आरक्षण का इश्यू नहीं था, सरकार की जिम्मेदारी थी कि समझाने की कोशिश करते आप लोग, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे या फिर आप जो विधानसभाओं में विधायक हैं उनके माध्यम से कहना चाहिए था, जो जनप्रतिनिधि होते कि देखिए इसको जोड़िए मत। आरक्षण का अलग इश्यू है, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है। देखिए, जो भी अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी निर्देश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, दे ऑल सब्जेक्ट टू रिव्यू। तो इसीलिए सरकार की कोशिश होती है, सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली है कि कहीं कोई कमी पेशी हो गई है तो माननीय न्यायालय उस बात को रिव्यू कर। पहली बात। दूसरी बात, जो लाल बत्ती की आपने बात कर दी है, तो आप देखिए इस बात का पूरा जो श्रेय है हम माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने इस देश के अंदर लाल बत्ती कल्चर को खत्म किया। दूसरी बात, मैं माफी चाहूंगा सर, सुप्रीम कोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के वक्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हटाया। पिछले 7 सालों से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कई गाइडलाइंस दी जाती है, पर कौन से कोई क्या किसी के अंदर, देखिए इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया है कि उसने कभी निर्णय लिए? आप निर्णय लिए, आप देखेंगे आज सड़क पे चलने वाला, आप ये नहीं सकते ये व्यक्ति आज आम आदमी से अलग है। चलिए, मैं तो सीताराम से मेरा सवाल का बात कहता हूं। आप देखिए, सुनियोजित तरीके से पूरे इन कई प्रदेशों में, राजस्थान में विशेषकर 1-2 तारीख के अंदर एक, आप सही बताए, एक नंगा नाच खेला गया वायलेंस का। कौन था इसके पीछे आप जानते हैं?
अजमेर के अंदर एक पूर्व विधायक है, उनके घर में कंट्रोल रूम बना करके एक सुनियोजित तरीके से काम किया गया, गाड़ी शीशे तोड़े गए, लोगों को किया गया। किस निर्णय में पहुंच गए? मैं आपको बताऊं, पब्लिक डोमेन में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, किया गया, सब चीजें मीडिया में भी आई है, पब्लिक। गोपाल डेलवाल साहब बताएंगे इस बात को कि वास्तव में वो आंदोलन किस तरह से पॉलिटिशियंस के हाथों में खिला। बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं, जिसको लगा कि मेरे को इस कौम के वोट चाहिए, इस जाति के वोट चाहिए, उसी ने स्वाहा करने की कोशिश की है, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। कितने तस्वीरें सरकार ने रोकी है? मैं आपको यही एग्जांपल देना चाहता हूं, वायरल हुई है। इस बात को डेलवाल साहब ये बताएंगे कि पॉलिटिशियन योगेंद्र जी उम्मीद नहीं थी कि बड़ी विपक्षी पार्टी इतनी छोटे स्तर पर आकर के इस तरह का कार्य। सीताराम जी से जवाब, सीताराम जी से मेरा योगेंद्र जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ठीक जिस तरह से जो हिंसा हुई, जैसे कि जो बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही अपनी वोट बैंक को देखना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कांग्रेस जब उपवास कर रहे हैं, तो जब इसमें जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, तो कांग्रेस के अपने अपने एक नजरिए हो सकते हैं कि हम एक दिन के उपवास करते हैं। उपवास का मतलब होता है जैसे हम नवरात्रा का उपवास करते हैं, खा लिया, उसके बाद हम मतलब रात को हमने खा लिया या एक बार हमने दिन में खा लिया। लेकिन वोट बैंक की राजनीति, जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि वोट बैंक के लिए कोई भी पार्टी ये कहने को तैयार नहीं है कि इस मामले को रोका जाए, हम आरक्षण की ये व्यवस्था को ये करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर हम सुप्रीम कोर्ट को निर्णय को हम समझने की कोशिश करेंगे और जो हित में होगा जिसके उस पर निर्णय लिया जाएगा। सीताराम जी से मेरा मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बंद दुनिया में करती आई है और करते रहेंगे, आगे भी होना चाहिए, लेकिन बंद शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए था। पहले बात तो 18 से 30 साल के बच्चे थे इसके अंदर सारे। दूसरी, अभी भाकर साहब ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि साहब कांग्रेस के एक विधायक ने वहां पे रणनीति नरची थी, सरकार तो आपकी थी। और दूसरी बात एक और बताता हूं कि इन्होंने कहा कि साहब हमें अंदाजा नहीं था कि ये पोजीशन हो जाएगी क्या। अरे अंदाजा क्या, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास आईबी है, आपकी पुलिस है। हमें अंदाजा इस बात का नहीं कि देश अंदाजा विपक्षी पार्टी इतने नीचे स्तर इतने नीचे स्तर पर आके दंगाइयों का साथ देखिए। अंदाजा बात का क्या है, वो अंदाजा एविडेंस है जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ, एक शामिल है, उनके खिलाफ केस किए गए और अरेस्ट हुए थे। ठीक है, आप किस अंदाजे की बात कहना चाह रहे हैं? सरकार आपकी, जहां जहां सरकारें आपकी थी वहां वहां नंगा नाच हुआ। मैं दलित और सवर्णों की बात नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आज अच्छा, दूसरी ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा अलग जगह दिया जिसमें दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ वो जाकर के केस दर्ज कराने लग गए। तो साहब इन्होंने कौन से पर्चे छपा दिए जी? कि पहले कौन से पर्चे नहीं छपे हुए थे? वहां पे हर गांव के अंदर कोई बैनर बंटवा दिए हो कि किसी दलित के साथ अत्याचार हो तो वहां पे थानादार खुद FIR लिखने जाएगा या वहां पे ये जाएगा? ये सब फालतू बातें हैं, राजनीति की बातें। वो सही बात है। डेलवाल साहब, मेरे 2 सवाल है आपसे, मैं अनुमति चाहूंगा सुधांशु से। मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे। मैं ये सवाल मेरा ये है डेलवाल साहब कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों हितैषी बनने का दावा कर रही हैं, वास्तव में दलितों की कुछ चिंता कर रहे हैं या वोट की चिंता? आप बताइएगा सही। और दूसरी बात, क्या लगता है आपको कि महज इस तरह से गुमराह किया गया उस दिन भीड़ को कि अगर आज ये, क्योंकि ये सोशल मीडिया का आंदोलन कहूंगा, किसी का कोई बड़ा नेतृत्व नहीं था इस बात को लेकर के, सोशल मीडिया पर भी एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में कुछ भी हो सकता है जो 2 तारीख को हुआ। क्या लगता है आपको कि इस तरह से गुमराह किया गया कि अगर आज ये ताकत नहीं दिखाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा? किसने कह दिया कि आरक्षण खत्म हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरक्षण खत्म कर दो। इसको गुमराह क्यों किया गया इस भीड़ को? देखिए, आजादी के 70 दशक बाद और देश को आजाद कराने में के 150 साल बाद ये बड़ी मुश्किल से एक वोट का अधिकार और आरक्षण का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के 40 साल के संघर्ष के बाद मिला। न बीजेपी ने दिया, न कांग्रेस ने दिया। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए वो पूरे देश के सभी दलितों को गलत लगे। कारण, पहली बात तो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो, भोपाल हो, पहली बात तो हमारी आज भी FIR दर्ज नहीं होती। अगर मुश्किल से FIR दर्ज होती है तो उसमें से 90% में FIR लगा दी जाती है। आंकड़े आपके सामने। अगर FIR भी लगने के बाद में अगर कोर्ट में चालान हो जाता है तो हम वो दबाव देके और राजीनामा के स्तर पर ले आते हैं। कितने मुकदमों में ऐसी है जो सजा हुई। नंबर 2, अगर
जिस प्रकार से देश के विधि मंत्री कह रहे हैं कि ये गलत है, तो उस पर मैं जब गलत है विधि मंत्री कह रहे हैं तो मैं सही कैसे बता सकता हूं? बजाय ये गलत था तो उसको देश की संसद चल रही है, संसद में ले जा करके, संसद को कानून है और देश को कैबिनेट का कानून है कि उसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी व्याख्या करके संसद को बताते, संसद के अंदर तो गलत हुई है तो नया कानून बना देते, थोड़ी बहुत कमजोर है तो उसको नया ले जाते। दूसरी बात एक चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, आजादी के 70 साल बाद हमारा वोट राणे का हो, चाहे महाराणे का हो, अंबानी का हो, अडानी का हो, चाहे एक जमादार का हो, बेलदारी का हो, वोट के बराबर में तो हमको सब बराबर मानते हैं। बाकी 70 साल में हमको यूज एंड थ्रो का काम किया है। आज मान लीजिए ये अगर उपहास काम चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, उपहास के बजाय ये कहते 70 साल के बाद में इनको कुछ नहीं मिला, आज इनके लिए बड़े बड़े कॉलेज बनाओ, विद्यालय बनाओ, महाविद्यालय बनाओ, इनके एजुकेशन के हब बनाओ, एजुकेशन सेंटर बनाओ, इनके लिए बड़े बड़े जो हर प्रकार के आज चाहे कांग्रेस और बीजेपी किस आदमी भी ये कहते साहब हमने इसको हमारी वैसे ही बहुत बड़ा पैसे वाला बनाए, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। मगर 70 साल बाद में मैं चाहे किसी जाति के, संगठन के, धर्म के खिलाफ नहीं हूं, परंतु बड़ी मुश्किल थी जिस प्रकार से हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि सोशल मीडिया की देन थी और सोशल मीडिया की वजह से बिना नेतृत्व के इतना बड़ा देश में खड़े हुए, तो कुछ तो पीछे आंदोलन के पीछे था ही, दबे कुछ लोग थे, परेशान थे और किसी सामने मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी वक्त एक ब्रेक का चला है और ब्रेक के बाद दोबारा से इस मुद्दे पर हम खासतौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं केवल दलितों को वोट बैंक के तौर पर ही उन्होंने उपयोग में लिया, आखिर क्यों उनके उत्थान के लिए असल में सोचा नहीं गया या योजनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। गोपाल डंगवाल साहब जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप एक बात कह रहे थे कि जब वोट की बात आई तो वोट की बात के समय दोनों ही पार्टियां आपको एक समान स्तर पर रखने लगते हैं और वोट बैंक के तौर पर ही आपको देखा जा रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब आपकी जो पार्टी, जो दलित नेता हैं दोनों ही पार्टियों में, जब इतना बड़ा आंदोलन ये हुआ और इतना ज्यादा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तीनों ही जगह इतनी स्थिति खराब हो गई, तो आपकी जो पार्टी के नेता थे क्या इतने सालों से वो उन लोगों ने आपके लिए उत्थान के लिए काम नहीं किया? देखिए वो भी वोट बैंक ही मानते हैं आपको? देखिए ऐसा है, बीजेपी हो या कांग्रेस, नेता और नेतृत्व करता इस देश में दलितों का है ही नहीं। कोई भी नेता नेतृत्व करता इस देश में दलितों का नहीं है। और अगर नेता और नेतृत्व करता और हमारे बड़े बड़े सांसद और बड़े बड़े नेता होते तो मैं समझता हूं कि संसद में और बड़ी अच्छी बहस होती, और बहस होती तो ऐसे व्यवस्था मतलब आकर के इसमें आंदोलन में नहीं आना पड़ता। परंतु नेता नेतृत्व करता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ने नेता और नेतृत्व करता नहीं पनपने की वजह से ये हालात आज भी देश में हैं और आगे भी देश में यही रहेंगे। पार्टियों को ये चाहिए, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, बराबर के हक हकूक, मान सम्मान, स्वाभिमान की बात करने वाले नेता बनाए और अच्छे अच्छे सांसद बनाए, वक्ता सांसद बनाए। पार्टी के वफादारों की बजाय पार्टी के वफादार रहें और हम वो रहे, परंतु ऐसे नेता नेतृत्व करता जो कम से कम यस मैन नहीं रहे और विधानसभा में, लोकसभा के अंदर बिल्कुल नहीं बोलते, मुख दर्शक उनके बैठते हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर ने, अंबेडकर ने यह कहा था कि जाओ देशवासियों में वोट के माध्यम से आपको सरकार और सत्ता बढ़ाने का ताकत देता हूं, परंतु सत्ता और सरकार को इस वोट को तो 100 के नोट मिला दिया और चुनाव आते 100 रुपए वोट तो यहां लाकर के पार्टियों लाकर टिकट दिए। इसलिए 40 साल का देश का गुलामी से बाहर ला करके आंदोलन का काम किया था। क्या योगेंद्र आप कुछ करें? मेरा देखिए सवाल एक है डनवाल साहब जी, जहां तक मेरी नोटिस में है 131 सीट एसटी और एससी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिजर्व सीट है, 131 है, 84 47। हाँ, आप ये कैसे कह रहे हैं कि मूक दर्शक की तरह बैठ करके वहां रहते हैं? आप उनसे हिसाब नहीं मांगते? अगर आपको लगता है कि आप हमारे वोट के आधार पे, आप हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत करके जा रहे हैं, आप पार्टियां तो छोड़िए, पार्टियां किसी से हिसाब नहीं मांगते, पार्टियां तो दागियों चाहे बागियों जिताओं को देती हैं, लेकिन समाज अब अगर वास्तव में 70 साल बाद में आप लोगों को भी इस बात की सजगता कभी नहीं आई है कि हम भी हिसाब मांगे उससे कि तू हमारी जात के नाम पे खा रहा है, तो हिसाब तो दे उसका। कभी पूछा उनसे? बिल्कुल ऐसा आपने पूछा जाता है? आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक और कहना चाहूंगा आपसे कि मैं बात वापस 2 तारीख पे जा रहा हूं जिसका आपने मुझे जवाब नहीं दिया। क्यों इतना गुमराह किया गया? जो अभी सीताराम जी कह रहे थे कि 18 से 23-25 साल के, चिंता उन बच्चों की है।
आज अगर वो जेल में जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, तो उसको ये लगता है कि जेल का स्वाद तो मैंने चख ही लिया है, शायद अब से हो सकता है मेरा भविष्य का आधार भी यही हो। अब इनके नहीं, मैं बता रहा हूं, बिगड़ैल इंटेलिजेंट बच्चों की जब हिस्ट्रीज पढ़ते हैं कईयों की, तो होता यही है कि उन्हें एक आंदोलन में थोप दिया जाता है, उसका भविष्य जब अंधकार में लगता है तो एक बड़ा बदमाश के रूप में निकल करके आता है। उन बच्चों को मैं तो कहूंगा कि गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने उसे मिसगाइड किया। उन बच्चों 2 तारीख की बात मैं योगी जी बता दूं कि आज दिन तक 70 साल के अंदर किसी भी वंचित ने या दलित ने कोई आंदोलन में भाग लिया था तो कांग्रेस के नारे लगाने या बीजेपी के नारे लगाने दिया था। एक बात उनको ये गुमराह किया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, किसी ने कोई गुमराह नहीं किया, हमने किसी को कोई गुमराह नहीं किया, स्वयं प्रेरित भीड़ थी। मगर मैं तो ये कहूंगा कि दूसरों की बजाय हमारे लोग ज्यादा पिटे, हमारे लोग ज्यादा। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो है कम से कम 5 या 6 दलित मरे, आज अलवर के अंदर हमारा दलित मरा, कौन दूसरा मरा था? हम मरे तो हमें लोग थे। आज भी भीड़ में हमारे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। आज भी प्रत्येक विधानसभा 50 से लेकर 250 लड़के, चाहे वो घर बैठा था, चाहे वो अपना हॉस्पिटल में था, कोई दवाई की दुकान पर था या मेडिकल स्टोर पर था, या कोई परीक्षा देने गया था, उनके पास एफआईआर, गिनगिन की एफआईआर दर्ज की जा रही है। और कोई बीजेपी या कांग्रेस का नेता आपको लग रहा है कि बेगुनाहों के भी नाम लिस्ट बना करके और दे रहे हैं, ये कैसी आरोप लगा रहे हैं आप? जो मतलब दे सकता हूं सबूत। नहीं, देखिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपको, ये आप अच्छे से समझ ले और बहुत अच्छे से, हम जो बैठे हैं उनमें बहुत समझदार है आप, बहुत अच्छे से एक एक चीज को कॉन्फ्रेंस के जरिए काउंसलिंग करते हैं आप, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आप ये बात कह रहे हैं, आज जो पुलिस ऑफिसर किसी दलित को अगर अरेस्ट कर रहा है, मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि और आंदोलनकारियों से ज्यादा सोच समझ करके हाथ डालने की कोशिश करेगा, उसके पास पूरी तरह से पुख्ता सबूत होंगे तो ही वो गिरफ्तार करेगा। आप ये मत कहिए फिर एक बार कि बेगुनाहों को उठा करके। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि गुनहगार है, चाहे मैं ये कह रहा हूं साहब, चाहे आंदोलन करिए, तरीके से करिए। देखो, चाहे गुनाहगार, चाहे वो हमारे 2 तारीख में से एससी का था, वंचित का था, दलित था, अगर किसी ने भी गुनाह किया तो उसको सजा का अधिकार है। मर्डर करेगा तो 302 लगेगी। मगर मैं तो इस आपके लोगों के माध्यम से, अगर किसी कोई है ही नहीं, किसी का लेना नहीं देना नहीं, तो ऐसे बेगुनाह आदमियों को नहीं एफआईआर दर्ज करके दबानी चाहिए। सवाल पे 131 सीट है पार्लियामेंट के अंदर, आप मेरा उनका बताइए, कभी साहब मांगते हैं उनसे कि आप दौसा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी एसटी, आप वहां के लोग पूछते हैं कि हरीश मीणा जी क्या कितने सवाल दौसा के आपने उठाए हैं, किरोड़ी लाल जी आप उससे पहले थे, कितने सवाल आपने उठाए हैं, या और कहीं कोई एससी की अगर कोई सीट है, कोई पूछता है उनसे हिसाब जब आते हैं? ये बोलते हैं साहब, हर जगह पूछते हैं, हमारी पंचायतें होती वहां भी पूछते हैं कि भाई आप वहां जाके क्यों आए थे, मान दो टिकट दियो। सर एक बात बताइए, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं, आपने बात कही, मैं आपके पास सीताराम जाता हूं, आप एक बात कह रहे हैं, लेकिन बात बहुत ही हास्यास्पद लग रही है मुझे कि आप कह रहे हैं कि हम पूछते हैं उनसे सवाल, वो कहते हैं कि हमें पार्टी ने टिकट दिया है, हमारे नेताओं ने हमारे सवाल नहीं उठाए, हमारी बात नहीं कही, तो फिर आप उनको हर बार चुनाव में जिताते क्यों है? आप ऐसे हर बार, आपका वोट है, आप ही लोग तो दे रहे हैं, वोट तो सोच समझ के देते होंगे आप। देखो, आज भी मैं बताऊं कि कल बिहार में हमारे जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये बात बोली है कि जैसे ही कोई वक्ता, जैसे कहा कि वो दलित वो है, अगर वो एमएलए है तो उसको उसी का नेता चुनने को अधिकार दो। बेटा हमारे तो कहते कि ये मेरा बढ़िया रहेगा तो हमारे को तो जो है उसको स्वीकार करने पड़े। बीजेपी, अब हम बीजेपी वाले को हराते हैं तो फिर कांग्रेस वाला देता है, कांग्रेस वाले को बीजेपी वाला देता है, तो हम क्या करें? हमारे आगे हम आप वाली बात 100% जब सत्य रहती कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पर मत का अधिकार रिजर्व वाले देते, तो कहते आप कहे भैया तुमने चुना था, ये तो कांग्रेस और बीजेपी वाले। लोकतांत्रिक सिस्टम है डेनवाल साहब, ये सब चीजें नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती। भीमराव जी अंबेडकर का भी मताधिकार जो तय किया था उसमें बहुत बड़ा रोल था। कुछ चीजें सोच समझ के तय की हुई है देश में, हर चीजें ऐसे नहीं हो सकती। कल को ये आएगा मुस्लिम अपनी आबादी के हिसाब से मांग उठा देंगे कि इस विधानसभा लोकसभा सीट के ऊपर केवल मुस्लिमों को अधिकार होगा वोट देने का और मांगने का। मैं तो ये कह रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि कम से कम योग्य व्यक्ति को समाज के व्यक्ति को, समाज की आवाज को बोलने को, समाज के हक की बात करने वाले व्यक्ति को दें। और वो जीतेगा, कैसे नहीं जीतेगा? आप देखिए बिन्नौर जीतेगा, वो जीतता 300 से, वो जीतेगा 3000 आदमी से। एक चीज सीताराम जी, एक चीज आपसे में सवाल ये है कि अब जैसे गोपाल डेनवाल जी कह रहे हैं, और ये एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक ये सिन्हा ने, इनकी जो एक दर्द है, इनका ये सामने दर्द झलका है कि हम आग्रह करते हैं दोनों ही पार्टियों से कि वो एक योग्य व्यक्तियों को टिकट दें, पहली बात, और दूसरी बात केवल एक दिखावा ना हो, दलित हित का दिखावा ना हो, दलितों के लिए असल में काम किया जाए।
तो जब आप आज जब जिस तरह से जो एक उपवास की बात, उपवास भी एक तरह का राजनीतिक स्टंट ही हुआ पूरे कांग्रेस का ये, तो क्यों ना आप राजनीतिक स्टंट ना करके बाकायदा एक काम करने की तरफ बढ़े? क्योंकि मैं बता दूं आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी राजस्थान दलितों के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 साबित हो रहा था, तब आपकी सरकार थी। तो क्यों आप लोग क्यों केवल वोट बैंक के तौर पर देख रहे हैं लोगों? मैं क्या कह रहा हूं आपको कि देनवाल साहब सिर्फ एससी के नेता नहीं है, ये एक सर्वमान्य नेता है, बहुत पुराने वो आदमी है। नहीं, एक मिनट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इन्होंने जो कही वो इनकी पीड़ा सही है। सवाल ये है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, टिकट देती है तो वो सोच समझ के टिकट देती है, ऐसा नहीं है। उसमें समाज के कम से कम 500-500 आदमी वहां जाके कहते हैं कि साहब इस आदमी को, फलाने आदमी को, क्योंकि आप खुद एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और 1-2 हजार आदमी दोनों के पास ही मैं कर रहा हूं कि साहब आप हमारी ये टिकट इस आदमी को दे दीजिए। और एक बार अगर वो आदमी खराब है तो एक टाइम जीतना चाहिए, 6 टाइम क्यों जीतता है? जिताने वाली तो पब्लिक है। इसमें 6 टाइम तो जो दागी होते हैं, अपराधी होते हैं, वो भी जीत जाते हैं। मतलब गलती तो हमारी है ना, वोट तो हम मेरी पार्टियां हमेशा मेरी बात समीकरण लगा। देखिए मेरी बात सुने कि 6 बार जो आदमी चुनाव जीत रहा है उसको पब्लिक वोट दे रही है, जबरदस्ती नहीं जीत रहा वो कोई। और आज दागी हो या बेदागी हो, अगर 6 बार जो चुनाव जीत रहा है वो आदमी वही जीत रहा है जिसको पब्लिक वहां पे वोट दे रही है। अब वो जमाने तो चले गए साहब, पहले बिहार के अंदर यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो जाते थे, फलाना हो जाते थे, दिखड़ा जीत जाते थे। रही सवाल साहब, आज यहाँ पे रामविलास पासवान जी को देख लो आप, कितने सालों से जीतते आ रहे हैं, कितनी बड़ी पार्टी के एक नेता हैं। बाबू जगजीवन राम जी को देख लीजिए आप, कांग्रेस ने क्या नहीं किया था। रही सवाल जितने दलित नेता हैं, जगजीवन राम जी के बाद आज भी कांग्रेस, बाबू जगजीवन राम जी के वक्त में कांग्रेस में हकीकत में यह है कि सुनवाई होती थी, मगर बाबू जगजीवन राम जी के बाद में कोई कांग्रेस में नेता है जो हमको देश के अंदर उस टाइम दलित को, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, कोई भी देश के अंदर दलित को कांग्रेस वाले या कहीं भी देश में अन्याय होता था तो बाबू जगजीवन राम जी के पास जाते थे और बाबू जगजीवन राम उसकी समस्या का समाधान करते थे। ये सच्चाई है। और बाबू जगजीवन राम जी को कांग्रेस ने सराखों पर बैठा करके बहुत बड़ा नेता बनाया, ये भी सच्चाई है। परंतु ये भी सच्चाई है कि उनके बाद में कोई नेता नहीं बना। नहीं, पर यह भी सच्चाई है कि सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ है और उन्हें किस तरह से पद से हटाया गया। और यह भी सच्चाई है कि कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक 2 बार बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव से हराया गया, उनको लोकसभा में आने से रोका गया। तो सारा देश जानता है, सारा देश जानता है। उस टाइम बीजेपी का कोई बाकर साहब देखिए, ये अलग दिशा में चले जाएगी ये बात, इश्यू ये नहीं। देखिए हम वर्तमान में जिए, क्योंकि अंबेडकर साहब का इतिहास पढ़ेंगे, बाबू जगजीवन राम जी का पढ़ेंगे, वो हम एक बात सुनिए, का भी वर्तमान है। तो मैं तो वर्तमान की बात करना चाह रहा हूं। देखिए वर्तमान की बात करें, 2 तारीख के आंदोलन के लिए, हिंसक घटनाओं के लिए जिन्होंने हिंसा फैलाई उनको तो जिम्मेदार मानते, लेकिन आज भी दलितों में यह बात सही है कि उस विश्वास का अभाव साफ दिखाई देता है कि जहां पे बाहुल इस तरह के अपर कास्ट का होता है, उनको घोड़ी से नहीं चढ़ने देते हैं, उनका ढोल नहीं बजने देते हैं, उनकी बिनोरी नहीं निकल सकती। तो कम से कम वास्तव में इन चीजों के लिए तो कौन करेगा? रूलिंग पार्टियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे ताने, ऐसे दंश क्यों चाहेगी दलित कौम? इसके लिए तो जिम्मेदार सरकार है। साल बाद में हम घोड़ी पर बैठने के लिए, न्याय पाने के लिए, आज भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि दलित घोड़ी से नहीं निकल सकते। एक हैंडपंप पर अगर पानी कोई ब्राह्मण भर रहा है तो वहां से दलित नहीं भर सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? ये विश्वास तो पैदा आज के दिन में हम करा सकते हैं। बिल्कुल, मैं केवल एक वोट के लिए कि बिल्कुल आपको बिल्कुल सही बात है। ये विश्वास क्यों नहीं दिला पाए? आज 70 साल बाद में भी हम क्या घोड़ी पर बैठने के लिए लड़ाई लड़े? क्या हम ये उसको क्या हम इन बातों के लिए लड़ाई लड़े? क्या सम्मान की बात करें, सम्मान की बात करें, स्वाभिमान की बात करें? इनको भी रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, इनको कॉलेज चाहिए, विद्यालय चाहिए, महाविद्यालय चाहिए, इनके बच्चे अच्छे पढ़े, इनके कल कारखाने हो, जैसे हमारे भी कल कारखाने हो, उनके बारे में तो वो बात नहीं करता। तू घोड़ी बस उतार दिया, तू हैंडपंप से कर दिया, तू ये कर दिया। अरे 70 साल बाद यही करेंगे क्या हम लोग? ये आप इस बात का जवाब, क्योंकि रूलिंग पार्टी आपकी और केंद्र में भी आप लोग बैठे हैं, तो इस जिम्मेदारी आपकी बनती है इस बात की। बिल्कुल मैं सहमत हूं। आज 70 साल बाद जो राजनीतिक रूप से सुषुप्त अवस्था में जो एक समाज था, उनको आज जाकर के एक राजनीतिक सजगता मिली है, उन्हें राजनीतिक आवाज मिली है और उनकी जुबान को एक आवाज दी है। तो उसका काम इस सरकार ने किया। पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने
इतने से काम किए कि आज इस समाज को लगता है कि जी हाँ, हम भी मुख्यधारा में जुड़ गए और हम भी इस देश के अंग हैं, हम भी इस देश की जनता है, किया सर? हमको कैसे किया? देखिए मैं बात कैसे किया? जिस घोड़ी की आप बात कर रहे हैं, जिस पानी कुएं की आप बात कर रहे हैं, जिस ये चीजें रुकी नहीं सर, हो रही हैं अभी भी। देखिए उन चीजों में बहुत ज्यादा कमी आई, मैं वही बताना आपको चाहता हूं। पहले तो इन लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। आप देखिए कितना वो समाज उसे मुख्यधारा में और देश की मुख्यधारा में जोड़ा गया, उनकी आवाज सुनी गई है। बात नहीं, हालांकि आप इस बात को बोलेंगे, मैं भी मानता हूं कि राष्ट्रपति के पद को इससे अलग रखा जाता है, लेकिन फिर भी इस बात में विचार आप बार बार ये नहीं कह सकते कि हमने राष्ट्रपति के मैंने आपको कहता भी कहा उसको अलग रखा जाए, लेकिन इस पार्टी ने सोच बनाई ये मैंने कि इस समाज का व्यक्ति भी वापस आज भी जबकि आज भी 80% घटनाएं होती है, घटना होने के बाद जी आप भी बोलेंगे। मेरा छोटा सा सवाल है सर, अभी मैं इनसे सवाल कर रहा था कि दलित सीटों से या एसटी की सीट से 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 में से जीत के आते हैं। 131 मेरा छोटा 131 है। मैं छोटा सा सवाल आपसे, सीताराम जी दोनों आपसे भी हैं, डेनवाल साहब भी इस बात से सहमत भी होंगे। आप ये बताइए कि बूटा सिंह देश के गृह मंत्री रहे कांग्रेस के वक्त में, के.आर. नारायणन राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन हम जिस बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के 2 तारीख को बखेड़ा खड़ा हुआ था, वो ये था कि दलितों को आज भी लगता है कि नहीं हमारे साथ अन्याय होगा, अगर आज शिकायत को वेरीफाई करेंगे, 1 महीने का टाइम देंगे, एसपी से परमिशन लेंगे, इतने दिनों में तो सेटिंग होकर के। बहुत सारे ऐसे भी हैं वास्तव में उनके शायद गलत भी होता है, और ऐसे भी केसेज हैं कि बिल्कुल जैसे रेप विक्टिम का चाहे पूरी तरह से एक बार तो उठा के इसको टिका दो, ऐसे दहेज की प्रताड़ना के केस हो रहे हैं, उस वक्त किसी ने ज्यादा विरोध नहीं किया। नहीं मैं नियोजन कर रहा हूं, नहीं। लेकिन अभी जैसे रविशंकर प्रसाद साहब कह रहे थे कि नहीं जैसे था व्यवस्था वैसे ही लागू करेंगे, और जो रिव्यू पिटीशन उसका मकसद भी यही था। आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या पार्टी स्तर पे सेम केस है? आप सेम केस में, अलग नहीं ले जा रहा हूं कि रविशंकर प्रसाद साहब दलितों की जिस दिन पैरवी कर रहे थे, आपके यहां से उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार लेटर लिख रहे हैं कि हमारे को मुख्यमंत्री नहीं गाड़ता, हमारे को एसपी नहीं गाड़ता, क्या उस पर आप लोग कॉग्निजेंस तो लेगी? मैं आपको कह रहा हूं यही तो खूबसूरती हमारी पार्टी की है कि पार्टी का कोई भी सांसद अपनी आवाज मुखर कर सकता है, प्रखर कर सकता है। बिल्कुल आप कल्पना कर सकते हैं, ये वजह गोपाल डेनवाल साहब जो कह रहे हैं कि वास्तव में दलितों को सांसद विधायक तो बना दिया गया, लेकिन पार्टी स्तर पर नहीं कहा जाता। हिम्मत हो सकती है कि पार्टी अध्यक्ष या उनकी जो भी है युवराज जो भी इनको कहते हैं उनके खिलाफ वो आवाज उठा सके। अब दलित की बोले एक आम सांसद उनके ऐसा नहीं बोला जा सकता। हमारे अगर ये होता है तो देखिए त्वरित कार्रवाई की जाती है। मैं यही आपको बात करता हूं, संज्ञान में लिया जाता है, त्वरित कार्रवाई की जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर कहीं चूक हुई है तो इस बात का गई है और निर्देश दिए जाते हैं। उदित राज जी का भी आप उदाहरण लें, उन्होंने बहुत पहले, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि एमपी की नहीं सुनी जाती है, हमें नहीं सुनी जा रही है हम लोगों की, तो वो बात कोई आज की नहीं है सर, वो बहुत लंबे समय से इस बात को झेल रहे होंगे। मैं तो बात कहना चाहता हूँ, आप दोनों से आग्रह करना चाहता हूँ जहाँ पे कि मैं आप दोनों से अपनी बात प्रखर या मुखर होकर के बोल सकता है कि हाँ मेरी बात की सुनवाई नहीं हुई, तो इस बात को संज्ञान लिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष देखते हैं कि नहीं, अगर ऐसी बात है तो कहां चूक हुई है, उनसे बात की जाती है। यहां तो हमारे एक संवाद का बात होती है। योगेश जी की बात का की बात ही नहीं होती इस पार्टी के अंदर। आप बात करें, उनके तो टाइम ही नहीं मिलता जो आप बात करेंगे, जो अपनी बात कह रहेगा अपना पक्ष रख सकेगा। हमारे यहाँ अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अगर दलित समाज या शोषित समाज ऐसा सोचता है कि उनकी आवाज नहीं सुनी गई है, तो पार्टी इस बात को संज्ञान में लेती है। केंद्रीय नेतृत्व या आलाकमान इस बात को सोचता है, गंभीरता से इसका अध्ययन किया जाता है कि कहीं चूक हुई है, कहीं कमी पेशी हुई है, तो उसको तुरंत उस व्यक्ति के साथ न्याय किया जाए। कांग्रेस में कल्चर की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। योगेंद्र जी के सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। बोलिए, क्या है कि जिस प्रकार से विधि मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, तो जो सीताराम जी के साथ मारपीट होगी और फिर इनके साथ मारपीट होगी, आपके साथ मारपीट होगी, तो थाने में जाएंगे तो कहेंगे कि 7 दिन बाद में आना, अभी जांच करेंगे, तेरे मारपीट हुई नहीं हुई, डंडा मारा कि नहीं मारा, कौन से डंडे से मारा, कौन सी लकड़ी से मारा, तो इनके तो नहीं होती, हमारे के लिए है। सर एक बात बताइए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो बिना जांच के, जैसे योगेंद्र जी ने भी कहा, बाकायदा मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं उस बात पर कर रहा हूं। आप उस दिन देखिए, जिस दिन ये हल्ला हो रहा था, जिस दिन ये गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, उस दिन पुलिस
उसको किसी प्रकार का पुलिस ने बड़ी मुश्किल से काबू किया कई जगहों पर। कई जगहों पर हमारी बात से बिल्कुल सहमत हुए। उसको आदेश ही नहीं था। राजस्थान प्रदेश में पूरे देश के अंदर गुंडे, मवाली, जेब कटर, लूचे, लफंगे, चाहे वो किसी समाज के हो, जैसे ही ऐसा आंदोलन या भीड़ या सभाएं होती है उसमें घुस जाते हैं। उनका एक ही काम रहता है, जेब काट करके मतलब ठोका बिंदी करो और नाम हमारा लग जाता है। देखिए, जब लोकतंत्र भीड़ तंत्र में अगर कन्वर्ट होता है तो इस तरह की शिकायतें आती है। हमें पूरा यह देखना चाहिए कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि मॉब वायलेंस इज नॉन एक्सेप्टेबल, यानी कि भीड़ तंत्र से हमें बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ तंत्र का कोई नेता नहीं होता है, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। उन्हें नहीं पता, पहला पत्थर मार देता, सारे उसको फॉलो करते हैं। तो किसी भी समाज की बात हो, अगर भीड़ है, अगर वो गलत जा रही है तो कानून अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। पुलिस ने मामले काम किया। देखिए, शुरू में रिस्ट्रेन किया जाता है, तो ये देखा जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि शायद ये मान जाए। नहीं माना जाए तो हल्का हिंसक, ये जो हिंसक भीड़ होती है तो हल्का बल प्रयोग भी किया जाता है। ऐसा किया गया है। और जो भी ऐसे बाद में चिन्हित किए गए सीसीटीवी कैमरे, डिजिटलाइजेशन का आज का जमाना है, कैमरे में जो चिन्हित किए गए ऐसे चेहरे उन्होंने की हिंसा फैलाई, सरकारी संपत्ति तो उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक चीज का जवाब के मरने वालों में दलित ही क्यों नहीं? आप देखिए, दो मध्य प्रदेश के अंदर पाठक, एक ब्राह्मण परिवार का दो थे, एक लड़का, चार जने हमारे पास। ये कोई जाट पुलिस वाले हैं, उसको हार्ट अटैक होता है, भीड़ में चोट लगने के बाद होता है। अजी हम हमारे थोड़े हम इसको हर व्यक्ति, हर समाज जाति का व्यक्ति योगेंद्र जी से सवाल है, चाहे मतलब चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे बनिए हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, चाहे वैश्य का हो, दलित हो, जिसने भी गलत काम किया वो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। एक बात, मगर पुलिस को यह भी देखना चाहिए कि कहीं असामाजिक तत्व, कहीं गुंडे मवाली, कहीं जेब कट या कहीं आतंक बदमाश तो घुस करके आतंक चिन्हित किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो आप बात कह रहे हैं कि जो निर्दोष हो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है किसी प्रकार का, तो कोर्ट ने भी तो यही कहा था सर। सुप्रीम कोर्ट ने अलग बात तो नहीं कही थी। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर चिंतित था कि जो अगर दोषी नहीं है तो वो सलाखों के पीछे क्यों जाए तुरंत। जो बात योगेंद्र जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले कही थी। योगेंद्र जी, मेरा एक बहुत ये अहम सवाल ये है कि अब चूंकि एक राजनीतिक पूरा एक माहौल दलितों के ऊपर आके टिक गया है, पूरा देश का जो दलित समाज है और जो दोनों ही पार्टियां हैं दलित समाज की पैरोकार बनने की बात कह रही हैं। अब अलग अलग स्टंट हो रहे हैं, राजनीतिक स्टंट किए जा रहे हैं। चूंकि 2019 जो एक सामने है आम चुनाव, क्योंकि एक बीजेपी के लिए जीतना, तो बीजेपी को लगता है वो तो उसको पार पा ही लेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको अब बीजेपी को या फील होने लगा है, या मोदी का जो फैक्टर था वो 2014 वाला, वो फैक्टर अब काम नहीं कर पा रहा है इस दौरान जो अब वातावरण चल रहा है? देखिए, दो बातें सुधांशु इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक तो ये कहना चाहूंगा कि सरकारों को वोट से ज्यादा मुल्क की परवाह करनी चाहिए, सच्चाई को सच्चाई कहना चाहिए, बाकायदा ये इस तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल जो चीज है उसको ब्रीफिंग उसी तरह से हो, प्रेशर में कोई काम नहीं करे। प्रेशर में कल को तो ये होगा कि सरेआम आग लगा दी जाएगी और फिर प्रेशर से कि ठीक है ये तो खुली छूट दी महज वोट की वजह से, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। दूसरी बात, मुझे जो लगता है कि दलितों से ज्यादा दलित के वोट की चिंता है। और ओवरऑल अगर हम बात करना चाहें कि कांग्रेस दलितों के साथ हिंसक घटनाओं के अंदर उनके जाति हो रही है उसको लेकर के उपवास किया, उसकी हकीकत तो छोले भटूरे हैं जी। मैं कितनी गंभीरता कांग्रेस की है। और बीजेपी की हकीकत दलित समाज से जो आने वाले सांसद है उनके वो पत्र हैं, चाहे उदित राज हो चाहे दूसरे हों, कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमें बिल्कुल ही दृष्टि से देखा जाता है। अगर आजादी के इतने साल बाद अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हक के लिए, लोगों की लड़ाई के लिए अगर प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखे, तो आप गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पार्टियों में स्थितियां क्या हैं। और कांग्रेस का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आज भी जो धरना प्रदर्शन या उपवास की बात की, महज एक सांकेतिक धरना ही से मानना चाहिए। ना राहुल गांधी साहब के पास में इतना वक्त था, वो 12:30 बजे राजघाट पे महात्मा गांधी जी को पुष्प अर्पित करने के लिए जा रहे, उसके बाद में आप बैठेंगे। उपवास का कायदा होता है ऐसा, सुबह आप 8 बजे से बैठिए, शाम तक आप रहिए। अविनाश पांडे साहब काजू खा रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि देखिए गंभीरता है नहीं, महज एक वोट की चिंता है। और वोट के बारे में तो कहना चाहूंगा गोपाल डेनवाल साहब को कि वक्त है, आप भी जिस तरह से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष 2 तारीख को कर रहे हैं, आप अपने वोट की कीमत को पहचानिए। देखिए साहब, मैं आपको पहचाना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि आप बता दूं, हमने बिल्कुल वोट को चोट में बदलने की व्यवस्था कर रहे हैं, वोट को चोट में बदलने की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो
आज तक तो न तो बोरी डाली और न बोरी डालने की गारंटी दे रही कि ये तू 1 तारीख को बोरी डल जाएगी। हमारे जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात करेगा, हक की बात करेगा, बड़े बड़े अच्छे जो वक्ता और समाज की बात करने वाले क्यों कर रहे हैं? क्यों बोरी की अपेक्षा कर रहे हैं? बोरी नहीं मांग रहे, बोरी देने वाले बनिए, बिल्कुल देने वाले बनेंगे, बिल्कुल देने वाले बनेंगे, बिल्कुल देने वाले बनेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे भी अच्छे हम रोज चर्चा होती है, पूरे देश के लोगों से चर्चा होती है, प्रदेश के लोगों से चर्चा होती है कि हमको अभी किस तरफ यू टर्न लेना पड़ेगा। तो हम अभी यू टर्न लेने के लिए जयपुर शहर में हम एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अभी हमारी 15 तारीख को 16 तारीख को आगर मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी रैली है और हम एक पूरे देश के अंदर हमको किधर जाना चाहिए। सीताराम जी, मैं एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब दलित समाज है, यानी कि आज भी राजनीतिक पार्टियों में वो अपना विश्वास नहीं जता पाया है, कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मेरे साथ पूरी तरह से नाइंसाफी हुई। जो लोग सरकार में आए, जो लोग जिनके पास सत्ता रही, जो लोग मेरा भविष्य सुधार सकते थे, उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया मेरे भविष्य की तरफ और मैं आज बहुत हद तक उसी स्थिति में हूं जिस स्थिति में आज से 70 साल पहले था। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आदमी जब भी ये स्टेप उठाता है जब वो असुरक्षित फील करता है। बिल्कुल, दलित समाज आज भी असुरक्षित फील कर रहा है, लेकिन असुरक्षित स्वरों के कारण नहीं है। वो असुरक्षित का कारण है कि जो इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां पे अपनी बात, इनकी बातें नहीं पहुंचा पाते। देखिए, चाहे डेनवाल साहब कुछ भी कहें मेरे को और चाहे आप कुछ भी कहें, सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि हम इसलिए चुनते हैं। देखिए, आप आईएएस तो खुद बन सकते हैं, एक पंच आप खुद नहीं बन सकते। पंच बनने के लिए आपको वहां के गांव की, उस वार्ड के वोट चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था करना ही पड़ेगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था से 131 सांसद बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको दिए। 131 सांसद कम नहीं होते। रही सवाल पर, कल ही एक टीवी के अंदर आ रहा था कि एक एमएलए वहां पे यूपी की बात बता रहे हैं, उसको मारने के लिए तुले हुए, दलित था वो, वहां पे मुख्यमंत्री उसकी सुनवाई नहीं कर रहा, वहां के मंत्री उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। जब मीडिया वहां पे पहुंची तो उस डरते हुए आदमी ने क्या कहा कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री पे और मेरे पार्टी नेशनल अध्यक्ष के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, यहां तक एक एमएलए की पोजीशन है, तो आप एक जनता की बात क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार के अंदर क्या सुनवाई हो रही है और क्या इनकी हालत हो रही है? एक फाइनल कंक्लूजन आपसे लेना चाहूंगा। चूंकि आपकी सरकार है, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि दलितों के साथ जो 70 साल में जो एक इनमें भय का भाव है वो दूर किया जाए। आज चूंकि आप दलितों के पैरोकार होने का दावा करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस भाव को आप दूर करें। देखिए, दावा नहीं, हकीकत है और एक अलग जगाने की कोशिश की गई है। पिछले 4 सालों के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ऐसी कोशिश की है, ठीक है, कि एक राजनीतिक चेतना समाज में लाई गई है। बहुत छोटा उत्तर चाह रहा था मैं आपसे, जल्दी मुझे आप बता दीजिए थोड़ा शब्द। जो पहले कभी 70 सालों में नहीं हुआ, पिछले 4 साल में हुआ। इस समाज के अंदर, इस समाज की आवाज बन के हमारी पार्टी, हमारी सरकार आई है और इनकी जुबान को आवाज मिली है। राजनीतिक चेतना इस समाज के अंदर आई है और ये समाज समझने लग गया कि हाँ, ये देश भी हमारा है और हम भी इस देश के हैं और साथ मिलकर चलेंगे। साथ मिलकर इस देश को एक बार फिर से, हम इस देश को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनाना चाहते हैं, एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं और सब समाज मिलकर लेना चाहता है। दलित, वंचित और शोषित समाज, वो भी इसी समाज का हिस्सा है, वो भी इस देश का हिस्सा है और उनका भी देश की संस्कृति में उतना ही योगदान है जितना। ठीक है, ये आपका, हाँ ठीक है, ये भी आपका एक सोच इस विषय में हो सकती है। गोपाल जी, चूंकि समय बहुत कम, समय नहीं बचा हमारे पास, मैं तो ये कहूंगा कि हमारा शोषित समाज, वंचित समाज, दलित समाज आंखें खुल करके और कांग्रेस को वोट देता आया। हमको कांग्रेस ने अपेक्षा की बीजेपी को लाए, ठीक है, और अब समय देख रहा है कि हम किसके साथ जाएंगे, ये वक्त बताएगा और हम आज जो वक्त के साथ साथ में हम एक ठीक है। दीपक जी, समय मोल के दिया था, गए टाइम में बीजेपी को खुल के समर्थन दिया था, कांग्रेस, मगर ये आशा नहीं थी कि हमारे को इस प्रकार से बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां, चूंकि दलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और वोट बैंक की जरूरत पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए पड़ती है, लेकिन दलितों को यह सोचना होगा, दलित समुदाय को यह सोचना होगा कि हम किसे वोट दें, कौन हमारे हक की और हुकूक की आवाज उठाएगा और हमारे जो भय का वातावरण है उसको दूर करने के लिए कारगर साबित होगा। इसी आशा के साथ हम ये डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार। मैं